सबको ओडी ओडी मिल गई? लास्ट क्लास का टॉपिक बताना जरा। ओके देखिए, लास्ट क्लास में आपको आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ाया था, और आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन लगभग खत्म कर दिया था। ठीक है, सिर्फ एक बात बतानी रह गई थी, तो उसको भी बता देते हैं। तो ध्यान दीजिए, आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, उसको कैसे करोगे। देखो, आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो मैंने सारे बता दिए थे, मगर आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन निकालने का कोई फार्मूला नहीं है। क्या कोई फार्मूला बताया? नहीं। तो जब फार्मूला नहीं होता है और पूछा जाता है, तो यार इसका मतलब क्या है, आपको थ्योरी को चिपकाना पड़ता है कि उस थ्योरी के हिसाब से आंसर आएगा। अब क्या बातें आपको याद रखनी है, किस तरह से चीजों को रखना है, वो बता देता हूं। क्यों? क्योंकि इस पर कोई फार्मूला नहीं बनाया गया। मैंने कहा भाई, जो राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे वो आइडियल है, जो नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल है। फिर उसमें दो केस आए, पॉजिटिव केस। राउल्स लॉ से ज्यादा प्रेशर है तो पॉजिटिव डेविएशन, राउल्स लॉ से कम प्रेशर है तो निगेटिव डेविएशन। मगर सोल्यूशन तो बताएगा नहीं कि भाई मेरा प्रेशर कम है, या सोल्यूशन बताएगा नहीं कि नहीं मेरा प्रेशर राउल्स लॉ के प्रेशर के बराबर है। तो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि कोई फार्मूला तो है नहीं, थ्योरेटिकल बात तो हो गई, मगर अब क्वेश्चन में तो वो थ्योरी थोड़ी पूछ रहा है कि डिफिनीशन लिखो, आइडियल सोल्यूशन की डिफिनीशन लिखो, नॉन आइडियल सोल्यूशन की डिफिनीशन लिखो, पॉजिटिव डेविएशन की डिफिनीशन लिखो। वो तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई बताओ आइडियल कौन है, बताओ नॉन आइडियल कौन है। अब बताने में हम लगाएं क्या, फार्मूला तो कोई है नहीं, और सोल्यूशन खुद बताएगा नहीं कि नहीं भाई मैं आइडियल हूं, मैं नॉन आइडियल हूं। तो हम क्या अप्रोच रखेंगे, बात यहां फंसती है। तो अब इस बात को थोड़ा समझाता हूं कि आप अप्रोच क्या रखोगे। देखो, आइडियल में क्या कहा गया, आइडियल में आपसे यह बात कही गई, जब कहीं आइडियल सोल्यूशन बनना है तो कुछ ऐसा आपको बताया गया। आइडियल में आपसे कहा गया कि जो सॉल्यूट का इंट्रैक्शन है वही इंट्रैक्शन लगभग सॉल्वेंट का है और वही सॉल्यूशन का है। तो आपको इस बात पे फोकस रखना है कि यदि आइडियल सॉल्यूशन होगा तो ऐसा कुछ, पॉजिटिव डेविएशन है तो इसकी सिचुएशन क्या है, और निगेटिव डेविएशन की सिचुएशन क्या है। तो देखो, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है,
पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है वेपर ज्यादा, और वेपर ज्यादा है तो फोर्स कम होगा, है ना। तो इसका मतलब सॉल्यूशन का फोर्स कम होगा। ये फोर्स तो हर केस में बराबर है, सॉल्यूशन का फोर्स कम, तभी वेपर ज्यादा। निगेटिव डेविएशन का मतलब वेपर कम तो फोर्स ज्यादा। इसका मतलब सॉल्यूशन का जो फोर्स है वो ज्यादा है। अब यही वाला पॉइंट आपको अच्छे से चेक करना है, ये वाला पॉइंट कि मिलाने पर फोर्स लगभग वैसा ही है या बढ़ रहा है, मिलाने पे फोर्स कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, इस पर अपने को फोकस रखना है, इस पर अपने को फोकस रखना है। तो जब हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो इस पॉइंट पे फोकस रखना है कि जब मैंने लिक्विड ए और लिक्विड बी को मिलाया तो जो फोर्स डेवलप हुआ वो पहले से स्ट्रांग है या पहले से वीक है। अब बात आई हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फोर्स वीक है कौन सा फोर्स स्ट्रांग है। तो देखो फोर्स का ऑर्डर मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया है, शायद पहली क्लास में पढ़ाया होगा कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होगा आयन और आयन के बीच में, फिर इसके बाद हमें कंसीडर करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, फिर यदि पोलर मॉलिक्यूल है तो उसको कंसीडर करना है, पोलर पोलर, और सबसे लास्ट में हमारे पास नॉन पोलर फोर्सेस हैं। हमें इसी पर टिके रहना है, इसी को थोड़ा सा फॉलो करते चलना है कि हाँ भाई सॉल्यूशन मिलाने पर हो क्या रहा है। तो कुछ आपको ज्ञान की बातें बताता हूं, जरा समझते जाइएगा। देखो एसिड, बेस एंड सॉल्ट, यदि इनको आप पानी में डालते हो तो ये सभी के सभी आयोनाइज होते हैं, सभी के सभी क्या करते हैं, आयोनाइज होते हैं, आयोनाइजेशन करते हैं। और यदि आयोनाइजेशन करेंगे तो कौन सा फोर्स आएगा जरा बताना भाई, आयन बन गए ना, तो आयन आयन इंटरेक्शन आएगा, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आएगा, और वो सबसे स्ट्रांग होगा, वो सबसे स्ट्रांग होगा। इसका मतलब यदि किसी एसिड को पानी में डाल दिया गया, किसी बेस को पानी में डाल दिया गया, या किसी सॉल्ट को पानी में डाल दिया गया, तो वो सीधा फोर्स क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। वाटर के बीच का फोर्स आयन आयन तो नहीं है ना, कौन सा है अपने को मतलब नहीं है, हमें सिर्फ रिलेशन निकालना है, बढ़ा या कम हुआ, है कि नहीं। हमें क्या देखना है कि जो फोर्स पहले था उसके रिस्पेक्ट में फोर्स बराबर है या कम हो गया है या बढ़ गया है, हमें सिर्फ इतना देखना है। हमें फोर्स के टाइप से मतलब ही नहीं है, मान लो ना भी पकड़ में आए फोर्स का टाइप चल जाएगा, बस इतना आइडिया लग जाए कि बढ़ा फोर्स या कम हुआ फोर्स। तो हमें यह तो पता है कि वाटर में आयन आयन फोर्स नहीं है, मगर जैसे ही वाटर में आप एसिड डालोगे, बेस डालोगे, सॉल्ट डालोगे, तो आयन आयन फोर्स आएगा, और वो सबसे स्ट्रांग फोर्स है। और यदि फोर्स स्ट्रांग होगा तो वेपर कम बनेगी, है कि नहीं। तो अब आपको किस बात पे फोकस रखना है, तो देखो आपको किस बात पे फोकस रखना है, ध्यान दीजिएगा, आपको इस बात पे फोकस रखना है। यदि सॉल्यूशन आइडियल है तो हमें यह देखना है कि मिलाने से फोर्स अप्रॉक्स इक्वल आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो सॉल्यूशन आइडियल है। जैसे जरा देखना आप लोग, ये देखो बेंजीन है, बेंजीन के पास कौन सा फोर्स है, नॉन पोलर नॉन पोलर, बेंजीन नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर है। अच्छा, अब मैंने मिला दिया टाइलुइन। अब जरा देखो, मैंने कल या परसों किसी एक बच्चे ने चलते चलते, मैं जा रहा था तो मैंने एक जगह लिखाया था टाइलुइन जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना। तो उसने पूछा सर टाइलुइन नॉन पोलर सॉल्वेंट, मैंने कहा हाँ। फिर मैं भी चला गया, वो भी चला गया, फिर मेरे को उस दिमाग में आया कि बच्चे ने ऐसा पूछा क्यों होगा, ऐसा क्वेश्चन, तो शायद उसने टाइलुइन का वो देखा होगा, डाइपोल। टाइलुइन में भाई एक CH3 वेक्टर आएगा, आप जानते हैं कैसे बनता है, फिगर तो आपको पता ही है ना।
तो यार डाइपोल चाहे जितना कम हो मगर जीरो तो नहीं आएगा, क्योंकि इस वेक्टर को कैंसिल आउट करने के लिए कोई दूसरा वेक्टर है ही नहीं, तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। मगर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि डाइपोल जो बना है वो ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि आपका जो बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन के बीच का ही है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो वेक्टर है। मगर इसका डाइपोल मूवमेंट यदि कोई कहता है बनेगा, यस डाइपोल मूवमेंट आएगा, यस, मगर कैटेगरी में किस में जाता है? नॉन पोलर में जाता है, इसीलिए नॉन पोलर सॉल्वेंट आएगा। बेंजीन का सॉल्वेंट, टाइलुइन का सॉल्वेंट, साइक्लोहेक्सेन का सॉल्वेंट, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो मुझे अभी याद आया कि उस बच्चे ने ऐसा पूछा क्यों होगा। अच्छा, तो जरा देखो, ये नॉन पोलर इंटरेक्शन, ये भी नॉन पोलर इंटरेक्शन लगभग एक जैसे हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका रीजन है। देखो यहां फर्जीपना क्या है, मैंने सबसे पहली क्लास में पढ़ाया कि यदि लिक्विड अलग अलग है तो हमेशा फोर्स अलग अलग रहेगा, और वेपर प्रेशर के बारे में बताया और आंसर और क्वेश्चन भी कराए। अब यहां देखो राउत भाई साहब ने हर जगह फोर्स बराबर ले रखे हैं, तो ये अप्रोक्सीमेशन चल रहा है कि प्योर लिक्विड के फोर्स लगभग बराबर है, प्योर लिक्विड के फोर्स लगभग बराबर है। तो आप ऐसे चेक करोगे, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन तो फोर्स लगभग एक जैसे है, भाई ये भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। अब इन दोनों को मिला दो, तो जरा बताओ, बेंजीन और ये मान लो टाइलुइन है, अब इनके बीच में जो फोर्स आएगा वो कौन सा होगा? तो वो भी तो हाइड्रोकार्बन ही होगा, है कि नहीं? इसके बीच में कैसे थे? हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, इसके बीच में कैसे थे? हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, अब कैसे हैं? हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, तो लगभग आइडियल सिचुएशन है। अब जैसे ये देखो, CCl4 CBr4 एक जैसे मॉलिक्यूल दिखेंगे, यदि एक जैसे मॉलिक्यूल दिखेंगे तो एक जैसे फोर्स। देखो टेट्राक्लोराइड ये भी है, टेट्राक्लोराइड ये भी है, तो अभी क्या है? टेट्राक्लोराइड का टेट्राक्लोराइड के साथ फोर्स, टेट्राक्लोराइड का टेट्राक्लोराइड के साथ फोर्स, जब मिला दोगे तो भी तो यही आएगा लगभग। ये देखो अभी भी क्या आ रहा है? टेट्राक्लोराइड का टेट्राक्लोराइड के साथ फोर्स, कोई नया फोर्स तो नहीं आ रहा है, लगभग सिमिलर आ रहा है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ फोर्स, कैटेगरी वही है। कार्बन टेट्राब्रोमाइड का कार्बन टेट्राब्रोमाइड के साथ फोर्स, कैटेगरी वही है। अब जो नई कैटेगरी आई वो भी तो वही है, कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्राब्रोमाइड, हल्का फुल्का ऊपर नीचे होगा, उससे लेना देना नहीं है, वो अप्रोक्सीमेशन में चल रहा है। तो यदि मिलाने के बाद लगभग वही फोर्स आ रहा है तो सिचुएशन आइडियल है। और ये थोड़ा टफ पहचानना है, पहचानना हमेशा टफ होगा, क्यों? कोई फार्मूला नहीं है, जो थ्योरी है उसका अप्रोक्सीमेशन लेके लगाना है। तो यहां पर आपको आने के बाद भी क्वेश्चन कई गलत होंगे, ये भी ध्यान रखिए। आने के बाद भी क्वेश्चन कई गलत होंगे, क्यों? हो सकता है कई इंटरेक्शन आप पकड़ ही ना पाओ कि हाँ यार इस तरह का इंटरेक्शन भी होता है। तो ये देखो, तो जब भी कहीं ऐसी सिचुएशन होगी तो इस तरह से हमारा चीज चल रहा होगा कि हाँ भाई हमें उनको किस तरह से लेना है। अब जैसे ये देखो, मैं कहता हूं इथाइल अल्कोहल को मिथाइल अल्कोहल से मिलाया गया, अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मिलाने के बाद भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लगभग एक ही जैसे मॉलिक्यूल है ना, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, एक ही जैसे मॉलिक्यूल है, कैटेगरी एक होनी चाहिए। जैसे ऐसे चेक किया करो, अल्कोहल अल्कोहल, मिलाने के बाद भी अल्कोहल अल्कोहल, मिलाने के बाद भी क्या आ रहा है? अल्कोहल अल्कोहल आ रहा है, तो ये क्या है? आइडियल चल रहा है, ये क्या है? आइडियल सोल्यूशन चल रहा है। तो जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल मिल रहे हो तो फिर आइडियल आएगा। देखो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, टेट्राक्लोराइड टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल अल्कोहल, तो इससे क्या होगा? जो रिजल्टेंट बनेगा उसमें भी सेम टाइप का ही फोर्स आएगा। जैसे ये देखो, हमने ये लिखा, अब चेक करो, एल्काइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड, अब बनेगा भी क्या? एल्काइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का एल्काइल हैलाइड के साथ, एल्काइल हैलाइड का एल्काइल हैलाइड के साथ,
अब बना भी क्या, एल्काइल हैलाइड का एल्काइल हैलाइड के साथ, तो लगभग सेम बात आई ना। तो इस वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, आइडियल में डाल रहे हैं, क्योंकि लगभग सेम कैटेगरी है, लगभग सेम कैटेगरी है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो जब पॉजिटिव की बात आए कि भाई पॉजिटिव डेविएशन कैसे पकड़ा जाए, तो देखो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है वेपर ज्यादा बनना, वेपर ज्यादा बनने का मतलब है फोर्स कम होना, है कि नहीं। तो यार फोर्स कम होना है, इसका मतलब मिलाने के बाद जो फोर्स है वो डिक्रीज कर रहा हो, डिक्रीज कर रहा हो। अब वो खुद तो चिल्ला के बोलेगा नहीं कि भाई देखो मिला दिया है मेरा फोर्स डिक्रीज कर रहा है, हमको एक देखना पड़ेगा। अब कैसे देखना पड़ेगा जरा देखो, जरा बात समझिएगा। वाटर में होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वो सेकंड नंबर पे है, ये देखो वाटर में कुछ डाला और यदि आयन ना बने तो जो कुछ भी बनेगा इससे नीचे का बनेगा ना, ऊपर का तो नहीं बन सकता है, बात समझ पाए। और उसके बराबर का भी नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग है। वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वाटर का ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा कोई ऑक्सीजन ने कभी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए आपके, नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ भी कंपेयर आए तो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग कैटेगरी में ऊपर। इसी वजह से आप देखो, आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया गया होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, इथाइल अल्कोहल का 78 है, क्योंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और ये स्पेसिफिक कंडीशन है कि वाटर का ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, क्योंकि दोनों तरफ बहुत छोटे एटम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, जिसकी वजह से अप्रोच आना, पास हो जाना जल्दी हो जाती है। ये बात मैंने कहीं एक जगह पे पढ़ाई भी होगी, ये मैंने पढ़ाई होगी, अभी किसमें पढ़ाता हूं यार, हाँ उस जगह पढ़ाई होगी, डेंसिटी एनसिटी जब पढ़ाई होगी मोल कॉन्सेप्ट में, डेंसिटी जब मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाई होगी उस जगह पढ़ाई होगी, नेचर इफेक्ट कि नेचर का मोल पे मास पे किस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उस जगह पढ़ाता हूं। तो जरा ध्यान रखिएगा। तो अब जरा कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा, देखो गौर सुनना। यदि आयन नहीं बना, यदि वाटर में मिलाने पे आयन नहीं बना, इसका मतलब जो भी फोर्स बनेगा वो वाटर से कम होगा, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बड़ा फोर्स ये है। और यदि आयन नहीं बना तो इसका मतलब जो बनेंगे वो नीचे वाली कैटेगरी होंगे। तो अब जरा गौर समझिएगा, आपको मैं थोड़ा सा क्लू छोड़ता हूं। वाटर में यदि नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाल दिया, नॉन पोलर कंपाउंड डाल दिया, तो पॉजिटिव डेविएशन का केस आ जाएगा। कैसे, जरा देखो, ये वाटर के बीच में घुस जाएगा, उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया। नॉन पोलर कंपाउंड है तो आयोनाइज तो होगा नहीं, आयोनाइज नहीं होगा तो आयन आयन इंटरेक्शन बनेगा नहीं, और आयन आयन ना बना तो हमेशा फोर्स वीक ही हो रहा है, आयन आयन ना बना तो हमेशा फोर्स क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। नॉन आयोनाइज इन वाटर मतलब जो पानी में आयोनाइज ना हो रहा हो। अब जैसे देखो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, किसी ने कहा यार वाटर में मैंने ना बेंजीन डाल दिया, बेंजीन वाटर में आयोनाइज होगा तो फोर्स कम ही हो रहे होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बीच में घुस गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक कर दिया। अब जो कुछ भी फॉर्म करेगा उससे कम ही होगा, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ऊपर कौन है, आयन, आयन तो नहीं करेगा ना, ये तो कंफर्म है। तो जब आयन नहीं करेगा तो जो कुछ भी कर रहा होगा उससे कम ही होगा हाइड्रोजन से, बस फोर्स वीक, पॉजिटिव डेविएशन। थोड़ा पकड़ पा रहे हो, क्योंकि कोई फार्मूला नहीं है, मगर हाँ लॉजिक है, उसको सेट करना है आपको दिमाग में। वाटर के पास हाइड्रोजन बॉन्ड, आपने डाला नॉन पोलर कंपाउंड जो पानी में आयोनाइज नहीं करेगा, अब वो क्या करेगा, वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, क्योंकि उसमें धसेगा ना बीच में जाके, और जब धसेगा तो उसने बॉन्ड कौन सा ब्रेक किया, फोर्स कौन सा ब्रेक किया, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्या आयन आयन फॉर्म किया, मैं उल्टा बता रहा हूं, क्या आयन आयन फॉर्म किया, नहीं,
तो जो कुछ भी कर रहा होगा कम ही होगा। अब क्या कर रहा है उस पर हम गए नहीं, क्योंकि हमें कम और ज्यादा से मतलब था, इसलिए हम बवाल पे गए नहीं। हमने अपने कॉन्सेप्ट को बहुत सीमित रखा, जैसे हमें बवाल ना लेना पड़े, हमारा क्वेश्चन 2 मिनट में आ जाए। क्या आयन फॉर्म हुआ? नहीं, तो बस पास टू डेविएशन। क्या आयन फॉर्म हुआ? नहीं, तो बस पास टू डेविएशन। क्यों? क्योंकि अब जो भी फोर्स डेवलप होगा वो हाइड्रोजन से कम ही होगा, वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड से कम ही होगा। तो बस आप ऐसा देखते जाओ, बताना कौन फॉर्म कर रहा है आयन। क्या ये आयन फॉर्म करेगा पानी में? नहीं, तो पास टू डेविएशन। बताते जाओ, क्या ये आयन फॉर्म करेगा पानी में? नहीं। अल्कोहल को आपने आयोनाइज कराया? फिनॉल को कराया है। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल को पानी में आयोनाइज नहीं कराया है? तो बस पास टू डेविएशन, बस पास टू डेविएशन। पानी में कुछ डाल रहे हैं, यदि वो आयोनाइज नहीं हो रहा है तो धड़ाधड़ पास टू डेविएशन का केस आपको मिलता चला जाएगा। पानी में कुछ डाल रहे हो, यदि आयोनाइज नहीं हो रहा है तो बस पास टू डेविएशन का केस मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या हुआ? मिलाने के बाद यदि फोर्स डिक्रीज कर रहा है तो पास टू डेविएशन। अब 2-4 पॉइंट जिससे हमें क्वेश्चन निकालने में आसानी हो, तो पानी में यदि ऐसा कुछ है जो आयोनाइज नहीं हो रहा है तो हमेशा पास टू डेविएशन का केस आएगा। क्यों? क्योंकि पानी के पास है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जब तुम मिला रहे हो, आयन आया नहीं, तो इसका मतलब आयनिक बॉन्ड आएगा नहीं, और आयन आयन इंटरेक्शन नहीं आया तो कोई भी फोर्स है वो उससे नीचे ही है, तो इसका मतलब फोर्स कम ही हो रहा है। फोर्स कम हो रहा है तो पास टू डेविएशन। अब इसी का उल्टा देखो, यदि निगेटिव डेविएशन की बात आ रही है कि यार इनमें से कौन निगेटिव डेविएशन का केस होगा, तो देखो पानी में यदि आप सॉरी यदि मिलाने के बाद, पहले लिख देता हूं, मिलाने के बाद क्या हो रहा है? फोर्स इंक्रीज हो रहा है, फोर्स इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब पास टू डेविएशन, निगेटिव डेविएशन। फोर्स बढ़ेगा तो वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगा मतलब निगेटिव डेविएशन। अब हमें कैसे पता चलेगा? यदि पानी में आपने एसिड डाल दिया, यदि पानी में आपने बेस डाल दिया, यदि पानी में आपने सॉल्ट डाल दिया, तो बताओ जरा क्या होगा? ये सब के सब आयोनाइज होते हैं, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग वाला फोर्स बनाएंगे है, और ये सब पानी में आयोनाइज होते हैं। ये हम बचपन से पढ़ के आए कि एसिड कौन? जो पानी में आयोनाइज होके एचआयन दे। बेस कौन? जो पानी में आयोनाइज होके ओएचआयन दे। तो यदि एसिड पड़ा है, बेस पड़ा है, सॉल्ट पड़ा है, तो बस सीधा ठोक दो कि भाई ये निगेटिव डेविएशन का केस है। क्यों? क्योंकि वो आयन बनाएगा, और आयन आयन इंटरेक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग में शामिल किया गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो। तो ये सब के सब निगेटिव डेविएशन के केस है। हाँ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर का ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अल्कोहल का? तो वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके तुम बना रहे हो वाटर और अल्कोहल के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड, जो उससे वीक ही होगा। तो वाटर वाटर से तो वीक हो जाएगा। लार्ज स्केल में कौन है? वाटर एज ए सॉल्वेंट। अच्छा, अब इसके केस, वाटर में तुमने HCl डाल दिया, वाटर में तुमने H2SO4 डाल दिया, वाटर में तुमने NaOH डाल दिया, वाटर में तुमने एस्टिक एसिड डाल दिया, वाटर में तुमने NaCl डाल दिया, एसेट्रा। ये सब निगेटिव डेविएशन के केस है। क्यों? क्योंकि ये काम हो रहा है। तो ये एक अप्रोच है जिससे आपको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। ध्यान रखना, मैंने पहले ही बताया कि इसका कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, ये आपको अपनी मन की आंखों से पकड़ना पड़ेगा। यदि कोई अचानक कोई नया फोर्स डेवलप हुआ तो वहां तुम फैलोगे, है ना, क्योंकि अचानक कोई फोर्स डेवलप होगा तो सोल्यूशन बताएगा नहीं, फार्मूला कोई है नहीं। तो इसका मतलब या तो हमने उसके बारे में पहले पढ़ रखा हो तो हम कर पाएंगे, नहीं तो क्या हम उस समय अप्रोच लगा पाएंगे? लगा पाए तो ठीक है, नहीं तो वो गलत होगा। अब जैसे देखो, हाँ हाँ, कौन सा बेटा? अच्छा, ACOH, एस्टिक एसिड को शॉर्टकट में कहते हैं।
अच्छा, एसी मतलब एसिटाइल होता है, तो इसको शॉर्टकट में ACOH लिख देते हैं एसिटिक एसिड को। अब जैसे अरे भाई, सभी बच्चे ध्यान दें। देखो मैंने क्या किया, क्लोरोफॉर्म को डाल दिया एसीटोन में। अब क्लोरोफॉर्म एक एसिड है और ये एसीटोन है, इनमें से किसी के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन। क्या इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है, नाइट्रोजन से है, फ्लोरीन से है, नहीं। क्या इसका है, नहीं, तो कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अब कौन से फोर्स है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नीचे वाले फोर्स होंगे। मैंने कहा ना हमें क्वेश्चन निकालना है, तो जरा समझ के चलना, कौन से फोर्स है लेना ही देना नहीं है, मगर ये पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों में नहीं है। अब मिलाया, मिलाने से क्या हुआ, हमसे कहा गया है कि यार क्लोरोफॉर्म एसिड होता है, तो एसिड होता है तो भाई के पास प्लस चार्ज है, और ये क्या है, एसीटोन, एसीटोन के पास हाईली पोलर डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड तेजी से शिफ्ट होता है। अब ये मिलके हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अब प्रॉब्लम ये है, पहले हाइड्रोजन बॉन्ड किसी के पास नहीं था, अब है, तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रांग ही हो रहा है। पहले हाइड्रोजन बॉन्ड था नहीं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन से नीचे वाले होंगे। अब हाइड्रोजन मिल गया तो फोर्स बढ़ गया, अब फोर्स बढ़ गया तो निगेटिव डेविएशन। अब यार ये बात बच्चों को जब तक पहले से नहीं पता होगी तब तक आंसर नहीं टिक पर कर पाएगा, और ना आप कर पाओगे ना हम कर पाएंगे। ऐसा नहीं कोई हम कर देते, हमें भी यदि पहले से ना पता होता तो घंटा हम भी नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि तुम कह रहे हो ये कर लेगा, अभी 2-4 मालिक्यूल और हम चिपका देते हैं, अल्कोहल डाल देते हैं, तब करेगा, नहीं करेगा। तो यार वो थोड़ा सा जो पास पास की ग्रे कलर की जो लाइन है, उस ग्रे कलर की लाइन में तुम भी फंसोगे हम भी फंसेंगे। हम फंस क्यों नहीं रहे, क्योंकि ये सारे केस हमने देख रखे हैं इसलिए। मगर इस पर ये ना सोचना कि नहीं यार सर कुछ कॉन्सेप्ट लगा रहे हो जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, सर को भी कॉन्सेप्ट नहीं पता है कोई, क्योंकि उस जगह जितना कॉन्सेप्ट है सब बताया है, तो उस जगह हम भी फंस सकते हैं, ऐसा नहीं है, उस जगह हम भी फंस सकते हैं। फंस क्यों नहीं रहे, क्योंकि वो जितने भी केस होंगे वो सब नजरों से पास होके जा चुके हैं, इसलिए याद है तो बता देते हैं कि हाँ यार ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है। मगर उस जगह जितना परेशान तुम हो उतना ही परेशान हम भी हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, पकड़ कैसे पाओगे क्वेश्चन को, तो उसके लिए मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं, कुछ पॉइंट बताए हैं, जैसे तुम क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ ले जाओ। अब जैसे देखो ये एक और बताता हूं, अब ये वाला यदि पढ़ा नहीं है ना तो हमें भी नहीं आएगा, हमें भी नहीं आएगा, और ये भी हमें नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि ये हमें आ जाएगा। हमने पढ़ रखा है तो हमें आता है, ध्यान रखिएगा, नहीं पढ़ रखा है तो हमें भी नहीं आएगा। तो ऐसे एक दो केस जो आ सकते मैं करा दे रहा हूं, जैसे आपने नोटबुक पढ़ रखी तो आपका हो जाए। जैसे देखो बेंजीन है, अब यार बेंजीन को क्लोरोफॉर्म के साथ मिला दिया गया है। अब ना तो तुम्हें सपना आने वाला है ना हमें आने वाला है कि ये निगेटिव डेविएशन का केस है, ठीक है। जितना मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से तुम लगाओगे तुम्हें भी नहीं मिलेगा, हमें भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कुछ। अब ये करता क्या है मैं बता देता हूं। आपको पता है बेंजीन के पास क्लाउड होता है ना, रिंग होती है 3, एक बीच में जो बॉन्ड की रिंग है, उसके ऊपर एक क्लाउड की रिंग है, और एक क्लाउड नीचे है, क्योंकि पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, तो पी ऑर्बिटल आप जानते हो डंबल होता है, तो एक डंबल का ऊपर रिंग, एक डंबल का नीचे रिंग। इस रिंग के साथ, और ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक, प्लस चार्ज है, तो ये जो क्लाउड है इस क्लाउड के साथ इसका इंटरेक्शन बनता है, इस क्लाउड के साथ, इस इंटरेक्शन की वजह से ये निगेटिव डेविएशन का केस बनता है कि स्लाइटली निगेटिव डेविएशन आता है। बेंजीन के क्लाउड और इसके एसिडिक हाइड्रोजन के बीच में इंटरेक्शन बनता है, और क्लोरोफॉर्म बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड में काउंट होता है, वीक एसिड नहीं होता है क्लोरोफॉर्म, ध्यान रखिएगा। इसी वजह से आप जब रीमर टीमर रिएक्शन कराते हो तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है। देखो वहां पे फिनॉल भी पड़ा है, वहां पे क्लोरोफॉर्म भी पड़ा है, आपने बेस डाला, अब दोनों रिएक्शन करते हैं, दोनों रिएक्शन करते हैं,
मगर सबसे पहले क्लोरोफॉर्म करता है, फिनॉक्सी आयन बाद में बनेगा, क्योंकि क्लोरोफॉर्म ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और क्लोरोफॉर्म वाली रिएक्शन रिवर्सेबल भी नहीं है, वो रिवर्सेबल है फिनॉल वाली। क्यों? क्योंकि वो एसिड नहीं है, बस उसके पास एसिडिक नेचर होता है कि कोई बेस आएगा तो हम रिएक्शन कर लेंगे भैया, मगर उसका नाम एसिड नहीं है। क्लोरोफॉर्म का नाम ही एसिड है। तो चलो ये बात समझ पाए, तो बस ये दो केस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जर्नली हमें इसी जगह पे आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अब दिमाग में ये फीड कर लेना जो बातें पीछे बताई हैं, जो ये बताई हैं। अब एक एक करके कुछ क्वेश्चन कराते हैं। हाँ पूछो। हाँ बिल्कुल सही है ना। इस क्लोरोफॉर्म अभी भी देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बना किसके बीच में, तो अभी भी तो वही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ही तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। अरे ऐसा क्यों नहीं हो सकता, यही तो तुम्हें पढ़ाया गया है कि हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा FON के बीच में बनेगा, अभी भी तो FON के बीच में ही बनना है। हाँ, ये अटैच्ड विद FON क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास जो 3 Cl है इनका इंडक्टिव इफेक्ट बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से ये हाइड्रोजन एसिडिक हो रहा है। ये हाइड्रोजन एसिडिक क्यों हो रहा है, उसके पीछे वैसे सही बताऊं तो इंडक्टिव इफेक्ट भी नहीं है। देखो हाँ, तो वो क्या करता है, ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, और ऑक्टेट रूल सब पर डोमिनेट करता है, आप सब लोग जानते हो। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे, अब सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट रूल सब पे डोमिनेट करता है। नहीं तो देखो चार्ज उल्टा लिखा है, कार्बन पे प्लस लिखा है, ऑक्सीजन पे Cl पे माइनस आया है, तो प्लस माइनस चार्ज आना भी तो गलत बात है। किसी के ऊपर चार्ज आ जाएगा तो रिएक्शन करेगा ही करेगा, मगर ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है देखो कार्बन का, इसलिए बहुत स्टेबल है। तो चलो उधर अपने को घुसना नहीं है, इधर आओ। तो जरा देखो, इस वजह से ये दो निगेटिव केस है, तो इनको आप याद रखना कि यार क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ डाला गया है तो निगेटिव डेविएशन बन सकता है, और बेंजीन को क्लोरोफॉर्म के साथ डाला जाएगा तो भी निगेटिव डेविएशन केस बनेगा। रीजन मैंने बता दिए कि मान लो कहीं रीजन की जरूरत पड़े तो आप क्या रीजन दोगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, जैसे आप इन चीजों को थोड़ा और अच्छे से समझ पाए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सोल्यूशन। अब सोल्यूशन कैसा है, आइडियल। तो देखो डेल्टा H, आइडियल सोल्यूशन का डेल्टा H 0 होता है, क्यों, फोर्स बराबर है तो ना तो एनर्जी निकलेगी ना देनी पड़ेगी, तो ये तो सही है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, अब इंटरनल एनर्जी चेंज भी 0। अब देखो ये क्या चीज है, मैंने आपको पढ़ाया कि राउल्स लॉ क्या है, कैलकुलेटिंग वैल्यू है, और पीटी क्या है, टोटल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ये डिफरेंस लिखा है, देखो ये है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ये है कैलकुलेटिंग वैल्यू, जिसको आप राउल्स लॉ कहते हो। अब इसको इधर ले आओ तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, इसी को उन्होंने डेल्टा पी बोला है। देखो डेल्टा पी क्या है, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब क्या है, जो आप ऑब्जर्व करोगे मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, और कैलकुलेट बाय राउल्स लॉ वो है। तो उन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि आइडियल है, तो आइडियल के केस में 0 आएगा। अब डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, हर एक केस में निगेटिव होता है, और यहां डेल्टा जी कितना लिखा है, पास 0 लिखा है ना, तो 0 तो नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा जी की वैल्यू हर केस में क्या है, निगेटिव है। तो आइडियल का डेल्टा एच 0 होता है, कल पढ़ा चुका हूं। आइडियल का डेल्टा वी भी 0 होगा, ठीक है, आइडियल का डेल्टा पी भी 0 होगा। डेल्टा पी का मतलब दोनों का डिफरेंस, यदि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। अच्छा, अब आप कह रहे हो नहीं मैं क्वेश्चन और करूंगा, तो मैंने कहा और कर लो। लिक्विड ए एंड लिक्विड बी फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन, यदि आइडियल सोल्यूशन फॉर्म करेंगे तो गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या 0 होगी, निगेटिव होगी। द फ्री एनर्जी एज वेल एज इंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग आर इज 0, गलत। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0, डेल्टा एच की वैल्यू 0 होगी। इंट्रोप इंट्रोपी ऑलवेज पॉजिटिव होती है ना, तो क्या आएगा सी।
आइडियल सोल्यूशन के केस में डेल्टा एच 0, डेल्टा वी 0, डेल्टा जी निगेटिव, डेल्टा एस पॉजिटिव, है कि नहीं? अच्छा अभी ये छूट रहा है। अब ये क्या है? ए सोल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथाइल अल्कोहल। अब यार यहां देखो हम लोगों को थोड़ा पकड़ना पड़ेगा। अच्छा केस है, टफ केस है। अब आप बताओ क्या होना चाहिए? अल्कोहल के पास क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एसीटोन के पास गया, तो क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो रही होगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है तो फोर्स कम हो रहा है। अब आयोनाइज तो नहीं होगा ना, ये तो कंफर्म है, कोई किसी में आयोनाइज नहीं होगा। ए सोल्यूशन ऑफ एसीटोन इन अल्कोहल, मतलब अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट है, एसीटोन को आपने डाला है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो रही है मगर आयोनाइजेशन नहीं है, तो इसका मतलब फोर्स क्या हो रहा होगा? कम। मैंने क्या बताया? वाटर में कुछ डाल रहे हो, आयन नहीं आ रहा है, इसका मतलब फोर्स कम हो रहा है। अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अब अल्कोहल में कुछ डाल रहे हो मगर आयन नहीं आ रहा है, तो फोर्स कम हो रहा होगा, और फोर्स कम होगा तो कैसा आएगा? पॉजिटिव डेविएशन। अभी कुछ ग्राफ वाले भी कराऊंगा। अब जैसे ये ऑल फॉर्म आइडियल सोल्यूशन एक्सेप्ट, मतलब नॉन आइडियल सोल्यूशन हमें सेलेक्ट करना है, यही तो हुआ इसका मतलब। अब देखो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, तो ये तो आइडियल है। एल्काइल हैलाइड एल्काइल हैलाइड, ये तो आइडियल है। बेंजाइल है ना, बेंजाइल सेम कैटेगरी है, आइडियल है। अब ये देखो, अब ये दो अलग अलग कैटेगरी है, एल्काइल हैलाइड अल्कोहल, तो फोर्स में चेंजेस जरूर आएंगे मिलाने पे। अब हमें ये चेक कर लेना है कि बढ़ेंगे कि घटेंगे। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तुमने इथाइल अल्कोहल डाल दिया, तो क्या आयन फॉर्म होगा? तो बस पॉजिटिव डेविएशन। वैसे तो वो मुझसे डेविएशन पूछ ही नहीं रहा था, मान लो ये पूछ देता किस कैटेगरी का है, तो पॉजिटिव डेविएशन। मुझसे तो वो बस पूछ रहा है आइडियल कौन नहीं है, तो ये डिफरेंट टाइप के मालिक्यूल है, यही आइडियल नहीं होंगे। वो तो सेम कैटेगरी है, तो सेम टाइप के फोर्स बना रहे होंगे। है बात समझ पा रहे हो? इसीलिए मैं 7-8 क्वेश्चन करा भी दे रहा हूं, जैसे काम हो जाए। अब ये क्या है? अच्छा ये मिक्सअप क्वेश्चन है, करो। मैचिंग है, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2, मार्क द एप्रोप्रिएट चॉइस। ऐसे क्वेश्चन में जो जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन है, तो देखो अपने में ये टफ होता है मगर ये करने में इजी भी होता है। कैसे? जो आपको आता हो बस उतना ही काम करो, सारा मैचिंग ना करो। हमें सबसे ज्यादा आसान ये आता है, हेनरी लॉ तो मैंने अभी पढ़ा नहीं तो छोड़ देता हूं, मगर मुझे ये जरूर आता है कि ये आइडियल है, तो बस हम इसको मैच कर लेते हैं। अब बी का थर्ड इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 50% प्रोबेबिलिटी आ गई। अब एक को कोई और चेक कर लो जो हमें सबसे ज्यादा आता हो। राउट्स लॉ का फार्मूला तो सही लिखा है, तो डी का 1, तो ये वाला आ गया। अब अल्कोहल और वाटर पॉजिटिव डेविएशन या एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। क्यों? नॉन आइडियल सॉल्यूशन को एज़ोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं, पढ़ाया है आपको। तो ये क्या आएगा? एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। तो ए का फोर्थ ये देखो दिया है, बी का थर्ड, अब सी का सेकंड होगा ही, डी का 1। बात समझ पा रहे हो? तो मैचिंग भी करा दी कि मान लो मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। अब देखो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि वो ऐसा भी आपसे पूछ सकता है। देखो अभी तक मैंने इसमें ग्राफिकल क्वेश्चन नहीं दिया, तो वो ग्राफ का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। देखिए कैसे, अरे भाई इकलौती जिंदगी है, पूरे हिल जाता है। और ये सब तुम ही लोगों ने दिया है, मेरे को फीवर ईवर नहीं आता, 6-7 साल पहले आया था, ठीक है, तब से नहीं आया है। मतलब कब आया था? तो ये कोविड हुआ था ना, तब कोविड में हुआ था, और तब भी कोविड में मुझे फीवर नहीं आया था। कोविड हुआ था, पॉजिटिव था, मगर फीवर नहीं हुआ था।
ये सब तुम ही लोगों ने दिया है मुझे। देखो बच्चों, आंसर बताना है आप लोगों को। अब जरा देखो, आपको अब थोड़ा सा मैंने क्या किया, क्वेश्चन में ग्राफ यूज कर दिया। आपको पहले ये पकड़ना पड़ेगा ये ग्राफ है किसका। तो स्ट्रेट लाइन किसका होता है, राउट्स लॉ होता है। अब राउट्स लॉ से ऊपर प्रेशर है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन है। तो हमें ये सेलेक्ट करना है कि पॉजिटिव डेविएशन वाला सोल्यूशन कौन है। ये तो सेम टाइप है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, ये तो आइडियल है। अब वाटर में कुछ भी डाला और यदि वो आयोनाइज नहीं हुआ तो पॉजिटिव डेविएशन, तो ये पॉजिटिव डेविएशन है। वाटर में कुछ भी डाला, आयोनाइज हो गया तो वो निगेटिव डेविएशन है, तो ये तो निगेटिव डेविएशन है। यही पॉजिटिव डेविएशन हो गया, तो ये आंसर है कि नहीं, क्योंकि ग्राफ किसका है, पॉजिटिव डेविएशन का। ग्राफ किसका है, पॉजिटिव डेविएशन का। तो हमें इस तरह का भी क्वेश्चन मिल सकता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जब गैस को लिक्विड में डाल दो, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। तो गैस इन लिक्विड सोल्यूशन में देखो क्या आएगा, जरा इसको बात करते हैं। गैस इन लिक्विड सोल्यूशन मतलब एनसीईआरटी में जो सबसे पहले दिया है वो मैं सबसे बाद में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी में ये बात सबसे पहले दी गई है, ठीक है, वो मैं सबसे बाद में पढ़ा रहा हूं। देखो, ध्यान दीजिए सभी बच्चे, देखो ये हमारे पास लिक्विड है, और ये यार मैंने गैस ले ली है। अब कुछ गैस डिसॉल्व हो गई और उनमें इक्विलिब्रियम आ गया। ये क्या है, गैस ये क्या है, लिक्विड। अब जरा गौर से समझते जाइएगा, ठीक है। आपने गैस को पानी में डिसॉल्व कराया, तो जब गैस को पानी में डिसॉल्व कराया तो सबसे पहली बात इक्विलिब्रियम आ किसके रही है। गैस हमारा क्या है, सॉल्यूट, पानी हमारा क्या है, सॉल्वेंट। और गैस को पानी में डिसॉल्व करके एक सोल्यूशन बना लिया, एक सोल्यूशन बना लिया। तो हमारा जो सोल्यूशन यहां पे बनना है वो कैसा बनना है, जरा गौर से देखिए। गैस एज ए सॉल्यूट है और सॉल्वेंट वाटर हमारा एज ए सॉल्वेंट है, ये मिलके सोल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, इतनी बात ठीक है। अच्छा, अब बताओ, ऐसा तो होता नहीं कि पूरी पूरी गैस डिसॉल्व हो जाए, तो इसका मतलब उनमें इक्विलिब्रियम आएगा। गैस क्या होगी, लिक्विड में डिसॉल्व होगी। डिसॉल्व होने का मतलब क्या है, एक फोर्स फॉर्म करना है कि नहीं, नहीं तो रुकेगी कैसे, उसको कोई पकड़ेगा नहीं तो वो रुकेगी कैसे, स्किप कर जाएगी, उसका तो नेचर है भाग दौड़ करना। तो जब तक कोई पकड़ेगा नहीं तब तक वो रुकेगा नहीं वहां,
गैस का नेचर ये भाग दौड़ करना, इसका मतलब कोई पकड़ रहा है। अब कोई पकड़ रहा है मतलब कोई फोर्स बना रहा है, उस फोर्स की वजह से रुक रही होगी। तो देखो यहां पर इक्विलिब्रियम किसके किसके बीच में है, तो गौर सुनिए, किसके किसके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है। तो ये क्या है, अनडिजॉल्व गैस और डिजॉल्व गैस के बीच में। यहां तक कोई दिक्कत कि ये इक्विलिब्रियम किसके बीच में आएगी। अच्छा, अब जब कोई इक्विलिब्रियम आई है तो उसकी एनर्जी का साइन। अब यदि गैस डिसॉल्व हो रही है तो इसका मतलब हो क्या रहा होगा, ओ, यदि गैस डिसॉल्व हो रही है तो देखो ये लिक्विड है, ये लिक्विड है और ये भाई गैस है, तो इनके बीच में क्या आ रहा होगा। मैंने कहा गैस तभी पकड़ में आएगी जब कोई इंटरेक्शन बनेगा, तो ऐसा कोई फोर्स आ रहा होगा कि नहीं, है कि नहीं। भाई गैस का नेचर क्या है, भाग दौड़ करना। अब वो अचानक रुक कैसे जाएगी, ऐसा थोड़ी कहेगी अरे मेरा मन कर रहा है, अब खड़े हो जाते हैं, है कि नहीं। इसका मतलब उसको किसी ने पकड़ रखा है, अब पकड़ रखा का मतलब फोर्स बना लिया है। अब जब फोर्स डेवलप होगा तो क्या होता है, जब भी फोर्स डेवलप होता है तो एनर्जी निकलती है, फोर्स ब्रेक करोगे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहां फोर्स डेवलप हुआ है, एनर्जी निकली है, इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। एम लगा लेना। यहां तक सही चल रहा है। हमने क्या किया, गैस को डिसॉल्व किया, तो गैस जब डिसॉल्व हुई सोल्यूशन बन गया। कैसा सोल्यूशन बना, गैस लिक्विड सोल्यूशन। उसमें गैस एज ए सॉल्यूट मान के चल रहे हैं, लिक्विड को एज ए सॉल्वेंट मान के चल रहे हैं। तो जो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुई वो किसके किसके बीच में हुई, अनडिसॉल्व गैस और डिसॉल्व गैस के बीच में। और ये इक्विलिब्रियम एक एक्सोथर्मिक इक्विलिब्रियम है। यहां तक कि हमारी बातें सही है। अच्छा, अब जरा देखो, अब बात कर लेते हैं सॉल्बिलिटी की। गैस जो है इसमें सॉल्युबल हो रही है, तो उसकी सॉल्बिलिटी, तो सॉल्बिलिटी क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन पर ग्राम। पर ग्राम चाहो तो 1000 में भी कर सकते हो, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट सैचुरेटेड स्टेट। सैचुरेटेड का मतलब जब उनमें इक्विलिब्रियम आ गई, सैचुरेटेड स्टेट या फिर एट इक्विलिब्रियम। कौन सी इक्विलिब्रियम, जो ऊपर दिख रही है आपको। हम सॉल्बिलिटी तब काउंट करते हैं जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाती है। टोटल अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन 100 या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितनी गैस डिसॉल्व है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूशन कर दो, सॉरी एक मिनट, सोल्यूशन, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में डिफिनीशन नहीं है, सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में। हाँ, टोटल अमाउंट ऑफ गैस डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन एट इक्विलिब्रियम। जब सैचुरेशन आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सॉल्बिलिटी। कि जब इक्विलिब्रियम बन गई तो इसमें कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व है, 1 किलोग्राम सोल्यूशन में कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व है, उसको यहां पे नाम दिया हम लोगों ने सॉल्बिलिटी। अब ये सॉल्बिलिटी किन बातों पर डिपेंड करती है, तो जरा देखिएगा। मैंने पहली बात बताई कि हमें गैस और लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है, जिसमें गैस हमारा सॉल्यूट है और लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है। उसमें इक्विलिब्रियम आ रही है अनडिसॉल्व गैस और डिसॉल्व गैस के बीच में। अब गैस की कोई सॉल्बिलिटी होगी तो गैस की सॉल्बिलिटी के बारे में कुछ नहीं पूछते हैं, ये पूछते हैं इसका इफेक्ट, कि सॉल्बिलिटी पे कौन कौन से पैरामीटर इफेक्ट करते हैं। तो जरा देखिए, इफेक्टिंग फैक्टर, इफेक्टिंग फैक्टर, तो सबसे पहला इफेक्टिंग फैक्टर टेम्परेचर।
अब ऐसा क्या है कि मैं आपको बता रहा था कि ये एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, उसके पीछे रीजन यही है। देखो, कहीं पर भी इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है, कहीं पर भी इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है। यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम हमेशा एंडोथर्मिक की साइड में जाती है। कहीं पर भी इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है, यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हमेशा इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक की साइड में जाती है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमेशा इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? एंडोथर्मिक साइड, एंडोथर्मिक साइड। अब उल्टा कर दो, यदि टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? एक्सोथर्मिक साइड। तो कोई एक चीज याद कर लो कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक की साइड में जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम किधर जाता है? एंडोथर्मिक की साइड। बताओ जरा भाई, एंडोथर्मिक किधर है? लेफ्ट टू राइट एक्सो है, तो एंडो किधर है? राइट टू लेफ्ट, ये एक्सो है तो ये एंडो है। इसका मतलब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम इधर भागेगा। इधर क्या आ रहा है? अनडिजॉल्व गैस। इसका मतलब डिजॉल्व गैस अनडिजॉल्व गैस में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब सॉल्बिलिटी कम हो रही है। भाई डिजॉल्व गैस कम हो रही है, तो डिजॉल्व गैस कम हो रही है, इसका मतलब सॉल्बिलिटी कम हो रही है कि नहीं? तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्बिलिटी डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट है। आपने क्या कहा? टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक की साइड में शिफ्ट होता है। लेफ्ट टू राइट एक्सोथर्मिक है, तो राइट टू लेफ्ट एंडोथर्मिक है। तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, इक्विलिब्रियम इधर गया, इसका मतलब अनडिजॉल्व गैस बन रही है। डिजॉल्व गैस, जो गैस डिजॉल्व थी वो निकल के अनडिजॉल्व में कन्वर्ट हो रही है। तो यदि डिजॉल्व गैस निकल गई तो सॉल्बिलिटी कम हो गई, क्योंकि डिजॉल्व गैस को ही तो सॉल्बिलिटी बोल रहे हो, और वो कम होती चली जा रही है। तो वो कम होती चली जा रही है तो सॉल्बिलिटी कम हो रही है। तो यदि मैं ये बात लिख दूं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्बिलिटी डिक्रीज करेगी, तो बुरा तो नहीं मानोगे। और रीजन क्या बताओगे? क्योंकि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। क्योंकि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। सही है? छाप दूं इस बात को? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? तो जरा देखो, सॉल्बिलिटी ऑफ गैस, solubility of gas decreases in increasing of temperature। किसी ने कहा वाई, रीजन क्या है? तो रीजन क्या है? बिकॉज इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू backward direction, because equilibrium shifted to backward direction, किसी ने कहा किसके थ्रू? ड्यू टू ली चैटेरियल प्रिंसिपल, है ना? मान लो ला भी पूछ लेते हैं, कौन सा प्रिंसिपल था, तो वो भी छाप दो, वैसे वो पूछते नहीं है। तो एक कहानी तो हो गई कि सॉल्बिलिटी जो है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्बिलिटी डिक्रीज करेगी। यहां तक कोई बच्चा बुरा मानेगा नहीं? सही है? अच्छा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर तो पता चल गया, ठीक है, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। अगला पॉइंट बी। 1 मिनट रुक जाए, बिल्कुल रुक जाएंगे, छाप डालो। अब जरा देखो, अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट और नेचर ऑफ गैस। देखिए, इतनी ठीक है। अब जरा देखो यार, नेचर पे क्या इफेक्ट आएगा, जरा उसकी बात करते हैं। तो नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब लिक्विड।
हाँ भाई, इधर आ जाओ। देखो, एक कॉन्सेप्ट है लाइक, डिसॉल्व, लाइक। मतलब आप पोलर गैस को पोलर सॉल्वेंट में डालोगे तो सॉल्बिलिटी क्या होगी? हाई होगी, सॉल्बिलिटी इंक्रीज करेगी। ठीक। नॉन पोलर गैस को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालोगे तो भी सॉल्बिलिटी हाई होगी। लाइक डिसॉल्व लाइक हो गया। मगर यदि आपने उल्टा कर दिया, पोलर गैस को नॉन पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया, या नॉन पोलर गैस को पोलर सॉल्वेंट में डाल दिया, तो सॉल्बिलिटी क्या होगी? कम होगी। तो हमें क्या करना है? गैस का नेचर देखना है कि गैस का नेचर क्या है। यदि पोलर गैस है और सॉल्वेंट भी पोलर है तो सॉल्बिलिटी हाई है। नॉन पोलर गैस है और सॉल्वेंट भी नॉन पोलर है तो भी सॉल्बिलिटी हाई है। तो यदि मेरे से कोई कहता है कि यार ये बताओ, मैंने मेथेन गैस और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को डिसॉल्व इन वाटर, इन दोनों को आपने वाटर में डाला है, अरेंज सॉल्बिलिटी। सॉल्बिलिटी ऑर्डर। अब देखो यार, मेथेन हमारी नॉन पोलर गैस है, क्यों? सिमेट्रिकल है। अब जबकि सल्फर डाइऑक्साइड के पास एक लोन पेयर है, इसमें डाइपोल जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये पोलर है। अब वाटर हमारा पोलर सॉल्वेंट है। अब बताओ, सॉल्वेंट है पोलर, ये गैस है पोलर और ये गैस है नॉन पोलर, तो अब क्या होगा? पोलर में पोलर की सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी, इसका मतलब सॉल्बिलिटी किसकी ज्यादा होगी? SO2 गैस की ज्यादा होगी, मेथेन की कम होगी। और यही क्वेश्चन यदि बेंजीन सॉल्वेंट में पूछा जाता तो अब उल्टा आंसर आता। यही क्वेश्चन यदि बेंजीन सॉल्वेंट में पूछ रहा है तो सॉल्वेंट कैसा है? नॉन पोलर, तो नॉन पोलर गैस कौन है? मेथेन, तो मेथेन की सॉल्बिलिटी ज्यादा आएगी। तो ध्यान रखिएगा किस सॉल्वेंट में पूछेगा। वैसे तो इन जनरल आपके पास वाटर में ही पूछेगा, मगर आपको यह भी देखे रहना है कि सॉल्वेंट कौन सा है। मान लो बेंजीन सॉल्वेंट में पूछता तो बेंजीन क्या है? नॉन पोलर, और मेथेन क्या है? नॉन पोलर, तो मेथेन की सॉल्बिलिटी ज्यादा आती और SO2 की कम आती। वाटर में पूछ रहा है इसलिए SO2 की ज्यादा आ रही है और बेंजीन मेथेन की कम आ रही है। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब इसके बाद देखिए, इस जगह पे आप फंस भी सकते हो, इस जगह पे आपसे गलती भी हो सकती है। क्यों? यदि कोई गैस रिएक्शन कर रही है तो उसकी सॉल्बिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब कोई गैस रिएक्शन कर रही है या नहीं, गैस तो बताएगी नहीं, भाई मैं रिएक्शन करूंगी, ऐसा बताएगी क्या गैस? नहीं, तो तुम फंस जाओगे, क्योंकि वहां पे तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ गैस रिएक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहां पर थोड़ा सा आपके पास प्रॉब्लम आ सकती है। यदि कोई गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन कर रही है तो उसकी एक्स्ट्रा सॉल्बिलिटी होगी। यदि रिएक्शन अकर्स तो मतलब वो क्या है? वो एक्स्ट्रा सॉल्युबल होगा, उसकी सॉल्बिलिटी इसका मतलब हाई होगी।
मान लो दो गैस है, एक रिएक्शन नहीं कर रही मगर पोलर है, दूसरी भी पोलर है मगर रिएक्शन कर रही है, तो जो रिएक्शन कर रहा होगा उसकी सॉल्बिलिटी बहुत ज्यादा होगी, जो वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा होगा उसकी सॉल्बिलिटी बहुत ज्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल, डरना नहीं है ना कि रोना धोना मचा दो। देखो एक सोल्यूशन ये है, SO2 गैस को वाटर में डाला है, एक सोल्यूशन ये है। अब मैं कह रहा हूं सॉल्बिलिटी बताओ किसकी ज्यादा है। अब जरा देखो सॉल्बिलिटी एडर, अब देखो हुआ ना, रोना धोना मचा। अब देखो दोनों सॉरी दोनों वाटर में एक SO2 है एक CO2 है। देखिए इधर देखो, आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट दे देता हूं, ठीक है, अब जिसमें आप समझ लें ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में, वैसे ये इनऑर्गेनिक का है। एसिडिक ऑक्साइड को यदि तुम पानी में डालोगे तो ऑलवेज ऑक्सो एसिड विद सेम ऑक्सीडेशन नंबर, सेम ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड बनेगा। किसी को भी डाल दो, जितने भी एसिडिक ऑक्साइड है यदि उनको तुमने पानी में डाला तो वो उस अपना करस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड बनाते हैं। करस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड का मतलब सेम ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सो एसिड। तुम्हें कैसे पता चलेगा करस्पॉन्डिंग कौन है? अब जैसे भाई मैं SO2 को डालूं पानी में, अब तुम फंस जाओगे, तुम कहोगे सर मैं ये बनाऊं कौन सा बनाऊं या ये बना दूं। तो भाई जो ऑक्सीडेशन नंबर इसकी है वही ऑक्सीडेशन नंबर का बना दो, तो वो इसमें आती है। इसी तरह ये भी, आपने कार्बोनिक एसिड पढ़ा होगा, ये कार्बोनिक एसिड ही है। कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डाल दो मतलब कार्बोनिक एसिड है। ये देखो, अब ये सॉल्बिलिटी इसकी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि ये वाटर से रिएक्शन करके ये बना देता है, इसका इक्विलिब्रियम बैक डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। इसी वजह से कार्बोनिक एसिड कहीं बनाते नहीं हो, जहां जहां कार्बोनिक एसिड बनता है ना वहां पर आप CO2 प्लस वाटर लिख देते हो, कार्बोनिक एसिड नहीं लिखते हो। क्यों? क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। इसी वजह से नाम देते हो कि कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है। जैसे आप कार्बोनिक एसिड कभी नहीं बनाते हो, आप कहते हो कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल है। अनस्टेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड है, इसलिए कहते हो अनस्टेबल है। तो जहां कार्बोनिक एसिड बनना होता है वहां पे ये लिख देते हो, वहां पर क्या लिख देते हो ये, और जहां पर ये बनना होता है यही लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये डिसॉल्व ज्यादा है, ये रिएक्शन करता है वाटर से, इसका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्टेड होता है। मगर एज ए प्रोडक्ट दोनों है, किसी भी एसिडिक ऑक्साइड को पानी में डालोगे करस्पॉन्डिंग ऑक्सो एसिड बना देगा। और यही रिएक्शन यदि बेस में कर दो, किसी भी ऑक्सो एसिड को किसी बेस में डालोगे तो सेम यही आंसर आएगा, सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड बनेगा विद सेम ऑक्सीडेशन नंबर, विद सेम ऑक्सीडेशन नंबर। देखो केमिस्ट्री साइंस है, याद कहीं कुछ नहीं करना होता है, बस हाँ ये बातें बुकों में नहीं पाई जाती हैं। इनऑर्गेनिक में रिसर्च ज्यादा लगती है क्योंकि इनऑर्गेनिक में बुकों में ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया है, वो स्टेटमेंट लिखे गए, कॉन्सेप्ट नहीं लिखे गए। अब जैसे यही काम यहां कर दो, तो देखो आप लोगों ने ये रिएक्शन खूब पढ़ी होगी कि यार इसको NaOH से कराया तो सोडियम कार्बोनेट बन गया, ये खूब बनाया है, बताओ है। अब ये कैसे बन गया है भाई? ये इक्वस सोल्यूशन है, तो पहले इसने बनाया ऑक्सो एसिड और फिर ऑक्सो एसिड की रिएक्शन है। अब देखो यही तो बना है, कार्बन का ऑक्सो एसिड कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनिक एसिड, और उसका सॉल्ट बन गया। कार्बन का ऑक्सो एसिड कौन है? कार्बोनिक एसिड, उसका सॉल्ट बन गया। अब यदि कोई इसको डाल दे, तो इसका ऑक्सो एसिड कौन है? H2SO3, अब उसका सॉल्ट बना दो। सॉल्ट बनाने में करना है क्या होता है? हाइड्रोजन हटा देना है,
ये लो, ये आ जाएगा। अब किसी ने ये डाल दिया, अब इसका ऑक्सो एसिड कौन है, H2SO4, क्योंकि +6 है, उसका सॉल्ट बना दो, तो अब ये बनेगा। किसी ने ये डाल दिया, अब यहां ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 5, 5 वाला ऑक्सो एसिड कौन होता है, यहां पे 5 होती है, यहां पे 3 होती है, तो बस इसका उठा के सॉल्ट बना दो, Na3PO4, सॉल्ट बन गया। तो यदि कोई एसिड वाटर से रिएक्शन कर रहा होगा तो उसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी, यदि कोई एसिड वाटर से रिएक्शन करेगा तो उसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी। ये दो कॉन्सेप्ट कहीं लिख लेना, इनऑर्गेनिक में काम आएंगे, फिजिकल में भी काम आएंगे। मान लो कोई रिएक्शन कहीं आ रही है तो करने का, मगर मेनली इनऑर्गेनिक में काम आएंगे, फिजिकल में नहीं काम आएंगे। और दूसरा सॉल्ट, उसमें काम आएंगे, वो सॉल्ट एनालिसिस में। तो देखो SO2 रिएक्शन ज्यादा कर रहा है तो SO2 की सॉल्बिलिटी CO2 से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि H2CO3 स्टेबल है, कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल बोला जाता है। तो जब भी कहीं कार्बोनिक एसिड बनता है तो हम वहां लिखते हैं CO2 प्लस वाटर, वहां कभी कार्बोनिक एसिड आप नहीं लिखते हो। क्यों नहीं लिखते हो? क्योंकि कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब हुआ कि इसकी इक्विलिब्रियम पीछे शिफ्ट होती है, तो इक्विलिब्रियम में जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसको बनाया जाता है, तो ज्यादा अमाउंट में ये होता है, तो हम इसको बनाते हैं। तो एक बात ये भी याद रखना, जैसे HCl है, अब HCl गैस को वाटर में डालो तो आप जानते हो HCl वाटर में आयोनाइज हो जाता है, मतलब रिएक्शन कर रहा है। इसका मतलब HCl की वाटर में सॉल्बिलिटी ज्यादा होगी, हाई होगी। क्यों? HCl पानी में आयोनाइज करता है। वैसे HCl क्या है, HCl में कोवेलेंट बॉन्ड पड़ा है ना, वैसे HCl थोड़ी आयोनाइज है। प्योर HCl में आयन थोड़ी ना है, वाटर में 100% आयन है। अच्छा, अब जरा देखो, हाँ बेटे लिख लेना लास्ट, हाँ हाँ पूछते रहो आप। इफेक्ट ऑफ, हाँ वैसे भी कर सकते हो, प्रेशर वैसे भी कर सकते हो बेटा। CO2 का डाइपोल 0 है ना। अब जरा देखिएगा बच्चों, प्रेशर का क्या इफेक्ट आएगा। प्रेशर के इफेक्ट को ही हम लोग कहते हैं हेनरी लॉ। प्रेशर के इफेक्ट को ही क्या कहते हो आप? देखिए कहीं हेनरी लॉ हेडिंग तो नहीं पड़ी है, नहीं पड़ी है, यही डाल दो। अब देखो क्या होता है प्रेशर का इफेक्ट। यदि हम प्रेशर बढ़ाएं तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, तो ये हमें लीच एटेरियल भाई साहब ने पहले पढ़ा रखा है, मगर हमने अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा उस पर डिटेल नहीं जाऊंगा, है ना, क्योंकि हमको अभी केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाना है। उनका कहना था जब तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर गैस के मोल कम हो, जिधर गैस के मोल कम हो इक्विलिब्रियम उधर जाता है। जब भी प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम हमेशा उधर जाएगा जिधर गैस के मोल कम हो। अब बताओ गैस के मोल इधर ज्यादा है कि इधर ज्यादा है? इधर तो गैस ही नहीं है, पकड़ लिया गया है, गैस का नेचर ही खत्म हो रहा है। क्या ये गैस है? नहीं भाई, पकड़ के बैठा लिया है, अब कहां गैस रहा है, तो गैस तो ऊपर है। तो जैसे ही तुम प्रेशर बढ़ाते हो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। क्यों? इधर गैस का नेचर ज्यादा है, इधर गैस का नेचर कम है, क्योंकि वो पकड़ लेता है। तो जैसे ही प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है, जिधर गैस के मोल कम हो, और गैस के मोल इधर कम है, तो वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। इसी वजह से कहा जाता है कि हाई प्रेशर पर गैस को क्या कर रहे हो आप, जैसे कोल्ड ड्रिंक होता है या जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें यही है ना कि हाई प्रेशर पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व करके रखते हैं। इसीलिए जब खोलते हो तो टक सी आवाज आती है, क्योंकि बहुत अमाउंट में इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। भाई बाहर का प्रेशर क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक, तो प्रेशर बढ़ाने पर यदि इक्विलिब्रियम इधर है तो प्रेशर कम करने पर क्या होगा, इधर जाएगा। अब तुमने ज्यादा प्रेशर पे
उसको रख रखा है, जैसे ही ढक्कन खोला तो प्रेशर कितना हो गया, ओपन कंटेनर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब प्रेशर कम हो गया तो इसका मतलब प्रेशर तुमने डिक्रीज किया, प्रेशर डिक्रीज किया, इक्विलिब्रियम बाहर की ओर भगा, और इक्विलिब्रियम जैसे ही इधर भगा तो जो डिसॉल्व गैस थी वो सब अनडिसॉल्व गैस में कन्वर्ट होने लगी, है कि नहीं? डिसॉल्व गैस जो थी वो अनडिसॉल्व गैस में कन्वर्ट होने लगी। तो हेनरी ने बताया कि यदि तुम प्रेशर बढ़ाओगे तो अमाउंट बढ़ेगा। तो किसी ने पूछा कितना बढ़ेगा, तो देखो हेनरी ने क्या बताया, जितना ज्यादा आप प्रेशर लगाओगे उतना ही ज्यादा गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा इन सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया गया और एक कांस्टेंट आया। हेनरी भाई साहब की इज्जत को बढ़ाने के लिए उसका नाम हेनरी कांस्टेंट रख दिया गया। अब गौर से मेरी बात को सुनते जाइएगा, अभी छापिएगा नहीं, पहले एक बार सुन लो बस। देखो ये क्या है, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन है, गौर से समझिएगा। इसमें, अरे भाई कितना पढ़ा दिया, इसमें इसका मोल फ्रैक्शन है, ऊपर नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है, वो है काइए, मतलब इसकी वैल्यू ये है, गौर सुनिए, मोल ऑफ गैस प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ये है फार्मूला इसका। क्योंकि गैस का मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन है, बात समझ पाए, गैस का मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन है। तो जो काईजी लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिखा है, इसका मतलब समझना, पता चला वहां पे मोल फ्रैक्शन वाला डाल दो। मान लो किसी ने गैस के मिक्सचर को डिसॉल्व कराया, तो तुम ऐसा ना हो कि ऊपर का मोल फ्रैक्शन डाल दो। गैस मिक्सचर में उसका मोल फ्रैक्शन क्या है वो नहीं डालना है, सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन क्या है वो डालना है। बात समझ पा रहे हो? पहली बात ये पॉइंट ध्यान रहेगा। अच्छा अब दूसरा समझो, जो हमारा KH है, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, KH है हेनरी कांस्टेंट। अब देखो हर गैस के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होगी, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, गैस के लिए कांस्टेंट है। यदि गैस नहीं चेंज होगी तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, मगर आप गैस चेंज कर रहे हो तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी। इसी वजह से मैंने यहां पे G लगाया है। उसका रीजन यही है कि तुम इसको R की तरह मत समझो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, गैस कोई भी हो R की वैल्यू हमेशा वही पड़ती है? यहां ऐसा नहीं है, ये कांस्टेंट है, मतलब एक पर्टिकुलर गैस के लिए उसकी वैल्यू फिक्स है, गैस चेंज वैल्यू चेंज। तो इसीलिए मैंने लिखा है KHG कि भाई ये गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस, गैस चेंज होगी तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। दूसरा, टेम्परेचर एक खतरनाक चीज है जिस पर सब डिपेंड करते हैं, तो ये टेम्परेचर पे तो डिपेंड कर ही रहा होगा, ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तीसरा, जरा समझना, ये दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हैं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, A और B मल्टीप्लाई में लिखे हैं, इसका मतलब ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? बात समझ पा रहे हो? तो ये क्या है, सॉल्बिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट, इसका मतलब सॉल्बिलिटी और हेनरी कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हाँ बेटा, हाँ हाँ, एक एक करके वहां तक पहुंच रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, इतनी बात सही है, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये तो समझ पा रहे हो ना? नहीं तो थोड़ा सा और इसको इधर उधर कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई हम इसको ऐसे लिख देंगे तो तुम बुरा थोड़ी मानोगे। ये लो, मान लो किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा पेन ही चला देता हूं, मैं सोच रहा था मक्कारी कर लो मगर करने नहीं दी तुम लोगों ने। देखो अब तो दिख रहा है,
तो बस यही लिख रहा हूं मैं। अब रफ कर दूं इसको, लिख लो लिख लो, मैं इधर छाप देता हूं। तो देखो सॉल्बिलिटी जो है, सॉल्बिलिटी जो वो हेनरी कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। अब प्रेशर ऑफ गैस तो कांस्टेंट होगा ही होगा, तभी वो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा। अब ये कहां लगेगा, क्या एक गैस पे लगेगा? एक गैस का हेनरी कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, इसका मतलब ये कई गैस के कंपेयर में आएगा कि भाई इधर मैंने गैस ए 1 लीटर पानी में डाल रखी है, इधर मैंने गैस बी 1 लीटर पानी में डाल रखी है, और कंटेनर दोनों ओपन है। अब बताओ सॉल्बिलिटी किस में ज्यादा है? तो अब हम देखेंगे हेनरी कांस्टेंट किसका बड़ा है, जिसका हेनरी कांस्टेंट बड़ा उसकी सॉल्बिलिटी कम, इनवर्सली है ना। बात समझ रहे हो? तो ये जो है वो दो गैसों के कंपेयर में यूज होगा। एक गैस के कंपेयर में कैसे यूज हो जाएगा? एक गैस के लिए तो ये कांस्टेंट है, सही चल रहा है ना। पीछे उधर सबसे पीछे मोबाइल नहीं, पढ़ाई। मोबाइल तो तुम्हारा सही चल रहा है, वो मैं देख रहा हूं, सही चल रहा है सबका। अच्छा, क्लियर है ये बात? हाँ, तो जरा देखो इधर ध्यान दीजिए, अभी भी एक प्रॉब्लम है। बच्चों ने कहा क्या? आपने कहा कि हेनरी कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैसा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तो यार आपने लिखा ही नहीं, और मैंने क्यों नहीं लिखा था, क्योंकि मैं इसका वेट कर रहा था। अब जरा पकड़ना, सॉल्बिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और टेम्परेचर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये दोनों भाई भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब है ना, तो मैं समझा पाऊं इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था, बस वहां लिख के चल दिया था। बात समझ पाए? सॉल्बिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर और सॉल्बिलिटी के बीच में भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन, इसका मतलब आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये सब छाप कैसे रहा हूं ये तो समझ रहे हो ना। तो बस ठीक है, कहानी आगे बढ़ती है। देखो, तो हेनरी लॉ क्या होता है कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे गैस उतनी ज्यादा ही डिसॉल्व होगी, यही तो बता रहा है ये। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अमाउंट ऑफ dissolved gas is directly proportional to pressure of gas, प्रेशर ऑफ गैस। उस गैस का प्रेशर देखो, इसीलिए मैंने जी लिखा है, मतलब उस गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टोटल प्रेशर के नहीं। यदि टोटल प्रेशर अलग अलग है मगर उस गैस का प्रेशर सेम है तो फिर डिसॉल्व भी सेम आएगा। देखो, पीजी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स जी, गैस का प्रेशर, गैस का हेनरी कांस्टेंट और गैस का मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। तीनों की मीनिंग थोड़ा ध्यान रखो, जिस गैस का प्रेशर रखोगे उसी गैस की सॉल्बिलिटी आएगी सॉल्यूशन के अंदर, और उसी गैस का हेनरी कांस्टेंट डालना है। बात समझ पा रहे हो? जिस गैस का प्रेशर रखोगे उसी गैस की सॉल्बिलिटी आएगी, वो भी कहां? इन सॉल्यूशन। ठीक है, इतनी बात सही है? कुछ रिलेशन उधर चिपका दिए। अच्छा, जब इतनी बात सही हो गई तो बच्चों ने कहा सर इसका ग्राफ बना दो। तो मैंने कहा यार बना देते हैं, ऐसी क्या बात है, ये ग्राफ तो सस्ता वाला है, जल्दी बन जाएगा। देखो, इधर है प्रेशर ऑफ गैस, इधर है मोल फ्रैक्शन। अब बताओ क्या होगा? ये है y, ये है x, तो भाई क्या है k। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पासिंग टू ओरिजिन, और इसका स्लोप क्या है? वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट ऑफ गैस, है ना, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट ऑफ गैस। इस इक्वेशन में तो किसी को टेंशन नहीं हुई होगी। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं थोड़ा सा आपको परेशान करना चाहूंगा, देखिएगा, समझिएगा, यहां तक ठीक है? अब यार मेरे
भाई ये मोल फ्रैक्शन कहाँ के हैं? सोल्यूशन में। सोल्यूशन में क्या है? गैस और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की जगह मैंने वाटर लिख दिया है क्योंकि हमारा सॉल्वेंट जनरली वाटर ही होता है। तो जरा बताना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मिलके कितना होगा? 1 होगा ना। तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, जब हम ऐसा लिख सकते हैं तो हम ऐसे भी लिख देंगे। तो आप में से ये तो क्वेश्चन कराना है, तो आप में से कोई टेंशन नहीं लेगा। ये देखो, सही है कि नहीं? अब इसकी वैल्यू जाके वहां चिपका देते हैं। देखना, डरना नहीं कोई। ये देखो, खुश हो? अब इसको क्या करना है? हिला डुला लेना है थोड़ा सा। अब देखो, इसको अंदर ले गए, ऐसे आया, और ये ऐसे आया, और डॉट ऐसे। क्लियर है? अब देखो यार, मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया। ये देखिए, अब यहां पर आपका जो जोश है वो आपका क्वेश्चन गलत करेगा। देखना अभी गौर से, ये इक्वेशन सही है? अरे जनता, मतलब छापने पे ना रहो, पता चला छपाई चल रही है सिर्फ। क्योंकि अब जो मैं लिखने जा रहा हूं ये एनसीईआरटी में नहीं है। हाँ, अब जरा देखो बच्चों, देखना इधर, देखना वो क्या करेगा, धीरे से चेंज कर देगा ऐसा। अब ये देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिखा है, उसने जरा सा चेंज किया और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर लिखा। तो तुम जोश में क्या है, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बना दोगे, उसके हिसाब से आंसर टिक कर दोगे। और उसने क्या किया, एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको जरा सा चेंज किया। उसने कहा भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस वर्सेस प्रेशर ऑफ गैस का ग्राफ हर जगह पढ़ा है बच्चों ने। उसने क्या किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का ग्राफ पूछ दिया। ये देखो, अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी इक्वेशन आपने पढ़ी नहीं है, उसकी इक्वेशन ये है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में इक्वेशन ये है, तो ये क्या हुआ, y, ये क्या हुआ, x, ये क्या हुआ, m, और ये क्या हुआ, c। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है विद निगेटिव स्लोप, तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा। है? तो आपसे क्या कर सकता है, वो ग्राफ पूछ सकता है। तुमको लगा कि अरे यार ये तो बहुत फर्जी क्वेश्चन दिया है, 4 नंबर अंदर करते हैं, पता चला -1 और दे के अलग से आ गए, है ना? तो जरा ध्यान रखना, ये बिल्कुल जुए की तरह होगा, सब जीतने जाते हैं मगर सब हार के आते हैं, है ना? हाँ, तो वो हम है ना, हम सही बताएंगे ना ग्राफ इसका। तो जरा देखो, अब स्लोप, तो इसका स्लोप क्या है, -kh। ये देखो आया स्लोप। तो देखना, इसका मतलब स्लोप की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा kh होगा। स्लोप की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा kh होगा। है? ये बात ठीक है? तो इसको थोड़ा सा फोकस रखिएगा, बैकअप द माइंड रखो। मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, ये है इंटरसेप्ट, ये kh है। तो बस इतना ध्यान रखना कि ऐसा तो नहीं उसने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट लिख दिए हो, क्योंकि बिल्कुल सिमिलरिटी होगी। ये देखो, बिल्कुल सिमिलरिटी है, प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की जगह मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब उसको वाटर लिखना है जी की जगह। और यदि हम जल्दबाजी में रहे तो हम ये वाला ग्राफ टिक करके आएंगे जो पीछे बना है। क्यों? क्योंकि उस पर आपने खूब क्वेश्चन भी कर रखे हैं, एनसीईआरटी में भी दिया है। अचानक ये आ गया तो हम निपट जाएंगे। तो ये बात समझ गए कैसे करनी है? अच्छा, जब इतनी बातें समझ गए हो तो अब कुछ क्वेश्चन करने का मन कर रहा होगा अंदर से, है ना, कि सर यार कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बेटा, बस 1 सेकंड ही देंगे, ये क्वेश्चन कर लो बस। आप क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। मैं बता देता हूं ये क्वेश्चन आया कहां है, आपके पेपर में अभी तक नहीं आया है, ये मेंस में आया है। सन जो है 21 या 22 के आसपास का है। मगर आपके पेपर में आ सकता है।
अब वो इतना टफ ना करके 4 ग्राफ ना बना के 2 बना देंगे, या सिर्फ ग्राफ ही पूछ लेंगे। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन वो आपके यहां टिपका सकते हैं कभी भी। अच्छा, फॉर द सोल्यूशन, अब देखना उन्होंने किया क्या है, देखना गौर सुनना। फॉर द सोल्यूशन ऑफ गैस W, X, Y and Z in the water at 298 Kelvin, the Henry law constant KH are, सबके हेनरी लॉ कांस्टेंट दे दिए रिस्पेक्टिवली, द करेक्ट प्लॉट फॉर द गिवन डाटा इज। अब देखो नीचे क्या लिखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मतलब सॉल्वेंट का ग्राफ बना रहा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर तो निगेटिव ग्राफ होता है, तो ये तो गलत हो गया, इसके तो सब स्ट्रेट लाइन ऊपर की ओर भाग रहे हैं, ये भी गलत हो गया। अब इसने दो चीजें फंसाई, दोनों ग्राफ सही है, उसने स्लोप पे फंसाया। अब स्लोप क्या है, इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है, KH, तो इसका KH ये और ये, सबसे बड़ा KH इसका है। ये कौन सी गैस है, जेड का स्लोप सबसे बड़ा है, तो यहां तो देखो जेड का स्लोप बड़ा नहीं है, देखो उससे बड़ा तो एक्स का लग रहा है, ये देखो स्लोप ये है ना, ये एंगल बड़ा लग रहा है, देखो है ना, तो सबसे बड़ा स्लोप जेड का है, तो ये देखो सबसे बड़ा स्लोप। अब वहां पे क्या होगा, हो सकता है गैस दो हो सकता है वो सिर्फ ग्राफ ही पूछ ले कि भाई एक काम करो, गैस ए वाटर में डिसॉल्व हुई है जिसका हेनरी कांस्टेंट इतना है, तो इनमें से करेक्ट ग्राफ सेलेक्ट करो जो प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के बीच में है। अब एक ग्राफ ऐसा बनाया, एक जीरो वाला बना दिया और ऐसे करके दे दे, तो हो सकता है आपको ऐसा दे दे या यही दे दे, इतना टफ भी नहीं है। बात समझ पा रहे हो, तो इस बात को ध्यान रखोगे, कर लोगे। अच्छा, आप कह रहे हो कि एक क्वेश्चन और करेंगे हम, हाँ देखिए, देखो भाई, बच्चों की डिमांड पर एक क्वेश्चन मुझे और देना पड़ रहा है। ये जो सबसे पीछे बैठे हैं ना, वो बच्चे हैं, देखो ये गैस ए है, ये गैस बी है, ठीक है। मैंने पूछा विच गैस हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट। बताओ भाई, ऑप्शन तो लिख लेने दो यार। अब बताओ, तो अब क्या है अब आपका गैस का प्रेशर गैस का मोल फ्रैक्शन है, तो गैस का प्रेशर गैस का मोल फ्रैक्शन है, तो इक्वेशन ये है, ये इक्वेशन है। अब इसमें स्लोप कौन है, ये। अब स्लोप का मतलब क्या है, एंगल एक्स एक्सिस के साथ, तो ये एंगल बड़ा है, तो बस इसका हेनरी कांस्टेंट बड़ा है। अब आप चेक करो कहीं ऐसा लिखा है, मैंने क्या पूछा है, तो बस मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हूं, एक ही होगी। सही चल रहा है, तो बच्चों की बहुत बड़ी डिमांड पर एक क्वेश्चन और, मेरे पास क्वेश्चन की कोई कमी थोड़ी रहती है। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अगला क्वेश्चन 5 रुपए का मिलेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरी लॉ इज नॉट करेक्ट। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH,
क्या ये बात सही है? डिफरेंट गैस का डिफरेंट केएच होगा, ये तो मैं बता ही चुका हूं, तो ये सही है, तो आंसर नहीं हो सकता है, नॉट करेक्ट चाहिए अपने को। हायर द वैल्यू ऑफ केएच एट ए गिवन प्रेशर, हायर इज द सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्बिलिटी और केएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये जो गलत है वही आंसर है। ठीक है, ये सही है। अब अगला पढ़ लेते हैं। वैल्यू ऑफ केएच इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। सही है भाई, भाई है, सही है ना, तो आंसर नहीं होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन। ये तो हेनरी लॉ लिखा हुआ है। गैस का प्रेशर गैस के मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये सही लिखा है, तो आंसर कौन है? सही है भी आंसर। समझ पा रहे हो सब लोग? क्लियर? अच्छा, लास्ट एंड फाइनल, 5 रुपए प्लस 5 रुपए माइनस, जो बस यार चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये क्वेश्चन करा लूं। देखो आप सोचा करो कि टीचर इतनी मेहनत करके आया है, बेचारा ये क्वेश्चन लगा के आया होगा, अब नहीं बताएगा तो उसकी मेहनत बर्बाद नहीं तो इस क्वेश्चन को करना चाहिए ना आपको यार। हाँ, 5 रुपए प्लस 5 रुपए माइनस का क्वेश्चन है, इसलिए कोई भी बच्चा आंसर बताएगा नहीं, नहीं तो सब लोग वही आंसर बता देते हैं, मैं जब जिससे पूछूं वही बताएगा, आप आंसर सॉल्व कर लो। और क्वेश्चन टफ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, ये मैं कह देता हूं, ये क्वेश्चन टफ है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। देखो सही आंसर पे +5 है, ना आंसर देने पे भी -5 है, आंसर गलत देने पे भी -5 है। आपको रूल पहले ही बता चुका हूं सारे। नहीं नहीं, पहले बता रखा है, जो गलत देगा या नहीं देगा तो उसको -5। इतनी देर से पढ़ाने का मेरा फायदा ही क्या हुआ फिर? अब मैंने बातें चिल्ला चिल्ला को आपको बताई है, वही लगाऊंगा, कोई एक वर्ड इधर से उधर नहीं लगाऊंगा, जो मैंने कहा है उसी चीज को लगाऊंगा, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन टफ है, नो डाउट, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, टफ का मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हारे आउट ऑफ द बॉक्स है, मगर अच्छा क्वेश्चन है, करो क्या लिखा है? हेनरी कांस्टेंट फॉर द सॉल्बिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर 298 केल्विन इज दिस। अच्छा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज दिस। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर डिसॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर। तो 3 पॉइंट लगे हैं, ऐसा नहीं है, +5 की बात है, -5 की बात है। तुम लोगों ने बहुत समोसे खा लिए, अब समोसे देने की बारी आ रही है। ठीक है, मैं समोसे वमोसे नहीं खिलाता भाई, जिसका सिलेक्शन हो जाएगा वो दिन उसका है, वो पूरे दिन जो मैंने वो खाए, मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ, मगर सिलेक्शन होने पर। देखो नाकारा निकम्मे लोगों को ना दुनिया पूछती ना मैं पूछता हूँ, जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन तुम काबिल हो जाओगे, उस दिन मैं पूछूंगा, उस दिन दुनिया पूछेगी, क्योंकि दुनिया में मैं पाया जाता हूं, मैं कहीं और नहीं पाया जाता। हाँ, खा सकते हो। तो जिसका सिलेक्शन होगा उसी को मम्मी पापा पूछेंगे, अरे बेटा क्या बात है? नहीं होगा तो वही मम्मी पापा कहेंगे बहुत नालायक है, ये कोचिंग घर से जाता था, मैं कोचिंग नहीं पहुंचता था, पार्क में ही बैठा मिलता था, है ना, किताबों के बीच में मोबाइल देख के रील देखता था, और होते ही सिलेक्शन, ये तो दुनिया में सबसे लायक है। तो जब यार माँ बाप ऐसे कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? हाँ भाई, कोई निकाल पा रहा है? बताओ आंसर। +5 -5 की बात है, एक समोसा कितने का आता है? 15 रुपए? महंगाई इतनी बढ़ गई यार, मेरे पास 1 रुपए का समोसा मैंने खाया जब मैं पढ़ने जाता था, 1 रुपए का, 15 रुपए का आता है, सबसे सस्ता समोसा 15 रुपए, 10 रुपए मिनिमम, 10 है। अच्छा, तो इसका मतलब फीस जो है 4-5 लाख रुपए कर देनी चाहिए। चलिए अब मैं बताता हूं, जरा देखिएगा आप लोग, ध्यान दीजिए, मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, करते हैं। द हेनरी लॉ कांस्टेंट
फॉर द सॉल्बिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज दिस। तो आपको क्या दिया है, हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दी है। किसका हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया है, नाइट्रोजन गैस का। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वो पूछ रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.8। The mole of nitrogen from air dissolve in 10 mole of water at 298 Kelvin and 5 atmospheric pressure is। वो कह रहा है नाइट्रोजन के कितने मोल। देखो ये कंटेनर पड़ा है, अब इस कंटेनर में पानी पड़ा है, उस पानी के भाई ने मोल दे दिए हैं कि जैसे बच्चों को मेहनत ना करनी पड़े। उसने कहा 10 मोल पानी है। वैसे भी हमें पानी के मोल ही बनाने थे, भाई ने बने बनाए दे दिए, हमें खुश हो जाना चाहिए। अब दुखी की बात कहां है, उसने कहा एयर है, तो एयर में नाइट्रोजन भी है, एयर में ऑक्सीजन भी है, और भी बहुत सारी गैसें होंगी, ये सब मिलके एयर होती हैं। अब एयर डिसॉल्व कराई जा रही है, तो वो पूछ रहा है कितनी नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाएगी, यही तो पूछ रहा है, कितने मोल नाइट्रोजन डिसॉल्व हो जाएगी। द नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिसॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर एट 298 केल्विन 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब यार वो पूछ रहा है गैस के कितने मोल डिसॉल्व हो जाएंगे। मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया है भाई, जिस गैस की बात कर रहा हो उसी गैस का प्रेशर, उसी गैस का हेनरी कांस्टेंट, उसी गैस का मोल फ्रैक्शन, यही तो पढ़ाया है। अब देखो उस गैस का प्रेशर मिल जाए, इसका कितना है वैल्यू, ये देखो। अब इसकी वैल्यू क्या है, मोल ऑफ नाइट्रोजन। किसी को बुरा तो नहीं लगा भाई, यही तो पढ़ाया था मैंने। अब जरा देखो कहीं से नाइट्रोजन का प्रेशर जुगड़ जाए, क्वेश्चन खत्म है कि नहीं। अच्छा +5 है। यदि कहीं से नाइट्रोजन का प्रेशर जुगड़ जाए तो काम खत्म। अब देखो ये बात तुम दिन में 10 बार पढ़ते हो, 1-2 बार नहीं। फिजिक्स वाले भी चिल्ला के जाते हैं, केमिस्ट्री वाले भी चिल्ला के जाते हैं। जरा एक बार अच्छे से आवाज मारो, मतलब इधर। द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्बिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन, ये अब यहां से पढ़ो, द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। एयर में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन क्या है, 0.8। जरा बताओ यदि कोई गैस मिक्सचर है और उसमें किसी गैस का प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालते हो, उसका मोल फ्रैक्शन और उसका टोटल प्रेशर। भाई का मोल फ्रैक्शन 0.8 है, अब एयर का टोटल प्रेशर कितना है, देखो द मोल फ्रैक्शन 0.8, प्रेशर कितना है वो यहां दिया है। द नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन from air dissolve in 10 mole of water at 298 Kelvin and 5 atmospheric pressure। एयर का कितना प्रेशर आप लगा रहे हो, 5 एटमॉस्फेयर लगा रहे हो, तो 5 एटमॉस्फेयर पूरे एयर का प्रेशर है। और मैंने आपको ये मेंशन करके पढ़ाया था कि हमें प्रेशर किसका रखना है, गैस का रखना है। जिस गैस का प्रेशर उसी गैस का हेनरी कांस्टेंट, उसी गैस के मोल फ्रैक्शन, यही तो पढ़ाया है यार। ये प्रेशर एयर का दिया है, अब इसमें नाइट्रोजन का प्रेशर निकाल लो, तो ये लो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आ गया, कितना आ गया, 4। अब यार उठा के यहां 4 डाल दो, बात समझ पाए। तो आपके लिए 2 क्लू थे, 2 क्या मेरे हिसाब से 1। इस जगह ये प्रेशर तुम नहीं निकाल पा रहे थे, इस जगह पे उसने फंसा रखा था तुम्हें। अब आप क्या करोगे, सॉल्व करो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसे आया, अब हम थोड़ा मक्कारी सीख सकते हैं। मक्कारी कैसे सीख सकते हैं, आप सबको पता है कि गैस बहुत कम डिसॉल्व हो रही है, सारे आंसर -5 -4 जा रहे हैं, और नाइट्रोजन वाटर 10 मोल है, तो आप चाहो तो इसको निगलेक्ट मार सकते हो। 10 प्लस मोल ऑफ नाइट्रोजन बराबर 10, चाहो तो मार दो, नहीं तो कर लो, तब भी आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा मक्कारी में चलते हैं और निगलेक्ट मार देते हैं।
तो आंसर ये देखो आ गया। और यदि मान लो किसी का मन ना कर रहा हो तो वो यार पूरी क्षमता से अपना कैलकुलेशन करे। देखो मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, जरा समझना। देखो नाइट्रोजन के मोल, इसको इधर ले आया, इसको उधर ले गया, ठीक है। अब बताओ ये 5 जीरो कितना होता है? 5 लाख। 1 लाख होता है तो 4 लाख हो गए। 4 लाख में से एक माइनस कर रहे हैं तो लगभग 4 लाख लिख दे। तो वही तो मैं कर रहा था वहां। बुरा थोड़ी मानोगे, 4 लाख में से एक ही तो माइनस हो रहा है, तो लगभग 4 लाख कर दे। अब कितना आ रहा आंसर? कहीं गड़बड़ कर दिया है मैंने? अच्छा इधर देखो, ये देखो ये माइनस में जा रहा है, मैंने यहाँ प्लस लिख रखा है, इसलिए मैंने गड़बड़ कर दिया है। अब देखो इधर, ये माइनस इसमें गया, ये माइनस इसमें गया, ये इसमें गया, तो जब ये उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, है ना। ये इधर लिखा है, ये इधर आएगा तो ऐसे। तो यार ये छोटा है ना, तो छोटे को निग्लेक्ट करते हैं, बड़े को थोड़ी करते हैं, है कि नहीं। तो इसमें निग्लेक्ट मैंने गलत कर दिया है, क्योंकि मैं उसको प्लस लगा के चल रहा था। तो ये देखो, तो अब देखो एक में कितना माइनस होना है? 1/4 लाख। तो 1/4 लाख वैल्यू कितनी छोटी होगी? बहुत छोटी होगी, तो ये लगभग ये हो गया, बड़े का साइन आएगा, और ये लिखा है ये माइनस माइनस उड़ गया। तो आज मैंने कितने पैसे कमा लिए? तुम में से किसी ने सही आंसर नहीं दिया है, तो तुमने हमें तो बताया ही नहीं। चलो एक उस बच्चे का सही है, एक तुम्हारा सही है, बस दो ही तो सही है। तुमने सही किया है, चलो 3 मान लेते हैं। और तो कोई नहीं है ना? तुम्हारा कहाँ सही है? कर लोगे? अब देखो सभी बच्चे लिक्विड सोल्यूशन का असाइनमेंट लगा लेना। लिक्विड सोल्यूशन खत्म कर दिया है। आप एमपीएस कर लो, आरपीएस कर लो, टेलीग्राम पे आप वाले पे पड़ा हुआ है, मेरे टेलीग्राम पे भी पड़ा है, और आपके जो यहाँ का टेलीग्राम है उस पे भी पड़ा है, कर लीजिए। हाँ अब नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, इसके बाद केमिकल काइनेटिक्स आएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आसपास आयनिक इक्विलिब्रियम और रिडॉक्स पढ़ा जाएंगे, क्योंकि रिडॉक्स का यूज कहाँ आएगा? सीधा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा। तो उससे जस्ट पहले पढ़ाऊंगा तो तुम्हें याद रहेगा, अभी पढ़ाऊंगा तो वहां पे फिर पढ़ाना पड़ जाएगा। जो आपका यहाँ का ऑर्डर है वही ऑर्डर है, वो हम ही ने बनाया है, इसलिए वही ऑर्डर है।